हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर जोहा। स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम आपकी एक्सरसाइज 3.4 की। ओके, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट सेशन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस खत्म किए थे, तो आज के सेशन में हम आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के सेशन को ओवर करेंगे। आफ्टर दिस क्लास ये आपका थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमने सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं, हमने सारे शॉर्ट आंसर्स विद रीजनिंग एंड विदाउट रीजनिंग भी डिस्कस कर लिए हैं। आज ही आपका लास्ट सेशन है इस चैप्टर का, दैट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ओके, चलिए। अब बाकी सबको पता ही होगा कि हम लोग ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से लेके आ रहे हैं, सो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पलर के हैं। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट सैंपल क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द लाइंस x इक्वल्स टू -2 and y is equals to 3. Write the vertices of the figure formed by these lines, the x-axis and the y-axis. Also find the area of the figure. So what you need, आपको यहाँ पे ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो अपनी ग्राफ कॉपी को साथ में रखें और प्रैक्टिस के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप ग्राफ ड्रॉ करो। बिकॉज मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ तो करूंगी बट वो लाइंस इतनी स्ट्रेट नहीं होती, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग रूलर एंड ऑल दैट। सो आप ग्राफ प्लॉट पॉइंट्स वही ले लो जो मैं ले रही हूँ, बट प्लॉटिंग आप परफेक्ट करो ग्राफ कॉपी में। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि जो ग्राफ है उसमें दो लाइंस हैं, पहली है x इक्वल्स टू -2 और दूसरी है y इक्वल्स टू 3। सो हमारे पास ग्राफ अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लाइक सपोज मैंने ले लिया आपकी ये, दिस इज द y एक्सेस, ओके, एंड दिस इज योर x एक्सेस। ठीक है, ये x हो गया आपका, ये y हो गया। अब अगर हम यहाँ पे ओरिजिन है आपका, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। यहाँ पे ले लीजिए 1 2 3। सिमिलरली यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे आप -1 ले लो, -2। अब एक बार देखते हैं ग्राफ में कौन सी दो लाइंस दी गई है। तो लाइंस हैं, पहली लाइन है आपकी x इक्वल्स टू -2। अब देखो x इक्वल्स टू -2 ये हुआ, इसका मतलब जो लाइन होगी आपकी वो कैसी होगी, लाइन होगी आपकी y के पैरेलल और पास करेगी किससे, 2 से। ठीक है, सो दिस इज लाइन x इक्वल्स टू -2। और दूसरी लाइन आपकी क्या है, दूसरी लाइन है y इक्वल्स टू 3, यानी कि +3। तो ये हो गया y इक्वल्स टू 3। तो ये लाइन कैसी होगी, ये पास करेगी x के पैरेलल। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, दिस इज y इक्वल्स टू 3। अब क्या हमसे कुछ पूछा है, यस हमसे पूछा है राइट द वर्टिसेस ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। अब इस फिगर से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सबको मिला के और इन दोनों लाइंस को भी मिला के आपको कौन सा फिगर मिल रहा है। तो चलो एक बार ग्राफ पे चलते हैं और इसे हाईलाइट करके देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। सो आप देख रहे हो आपको ये एक फिगर मिल रहा है दोनों लाइन से, और एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी। अब इस फिगर को हम क्या कह सकते हैं, इस फिगर को हम कह सकते हैं कि दिस इज अ रेक्टेंगल। ओके, this is a, just a second, this is a rectangle। तो ये फिगर हमारा हो गया एक रेक्टेंगल। अब अगर क्वेश्चन पूछ रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स, तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका ओरिजिन ही हो गया। यहाँ पे आ जाओ, आपको पता है पहले x लिखते हैं फिर y, सो -2 0, और यहाँ पे आपका x पहले लिखेंगे यानी कि -2 और 3। ठीक है, तो अब हम हाईलाइट कर देते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स को। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट -2 3। ठीक है, ये हो गया सेकेंड कोऑर्डिनेट, दिस इज द थर्ड कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, लेट्स सी दैट। तो आफ्टर दिस क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करो। सो दैट इज वेरी वेरी सिंपल। आपको रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। So area of rectangle is equal to length multiply breadth। लेंथ यहाँ पे आपकी क्या हो गई, 1 2 3 3 हो गई। ब्रेथ क्या हो गई, 1 और 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 स्क्वायर यूनिट। ओके, एंड द आंसर इज सेम ओनली। ओके, तो बस आपको क्या करना था, अपने ग्राफ को प्लॉट करना था, एंड ग्राफ को प्लॉट करने के बाद आपको जो भी फिगर मिल रहा था हमें उसका एरिया निकालना। ठीक है, सो जनरली हमें स्क्वायर, रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कोई और मिल जाए, या आपको ट्रायंगल, यही मिलते हैं। तो इनके फॉर्मूला तो हमें पहले से ही पता है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे आपका सैंपल क्वेश्चन 2 है, इसमें कह रहा है डिटरमाइन एल्जेब्रिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन। अब क्वेश्चन है आपको 3 लाइंस दी हैं, तो ये 3 लाइन का हमारे लिए पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन ने बोल रहा है ग्राफ ड्रॉ करके नहीं, बिना ग्राफ के बताओ कि इन तीनों से जो ट्रायंगल बनेगा उसके वर्टिसेस क्या होंगे। तो सबसे पहले आप इन इक्वेशंस की नंबरिंग करो, लाइक 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये है आपकी इक्वेशन 1, x plus 2y is equals to 1. This is equation 2 and 6x plus y is equals to 7. This is equation number 3. ठीक है, अब देखो एक बात समझो, जब हम यहाँ से निकालेंगे, लाइक सपोज हम सबसे पहले इन्हें नंबरिंग कर दें और साथ ही साथ इन्हें लाइंस भी दे दें। लाइक सपोज मैंने मान लिया कि लेट ए बी ट्राइंगल बना है किससे, ए बी और सी से, लाइक ए बी और सी से, तो ये ए बी है, दिस इज ए सी एंड दिस इज बी सी। ठीक है, मैंने तीनों के नाम भी दे दिए, तीनों को इक्वेशन की नंबरिंग भी दे दी। अब एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जब हम दो इक्वेशन, बिकॉज हम दो दो ही सॉल्व करके साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर सकते हैं और तीन एक साथ तो सॉल्व की नहीं जा सकती। तो जब आप ए बी और ए सी वाली सॉल्व करोगे, यानी कि जब आप ये सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे देखो कॉमन कौन है, यहाँ पे कॉमन है ए, तो इसका मतलब यहाँ से आपको कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा, ए का कोऑर्डिनेट मिलेगा, राइट। ओके, चलो अब दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि क्लियर रहे आपको। जब आप सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे कॉमन कौन है, सी, तो हमें यहाँ से कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा, अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं सी मिलेगा। ओके, अब हमारे पास दो लाइंस और बची हैं, कौन सी बची हैं, हमारे पास बची हैं ये वाली दो। ठीक है, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कॉमन कौन मिलेगा, बी, इसका मतलब यहाँ से हमें मिलेगा बी का कोऑर्डिनेट। समझ गए, तीनों कोऑर्डिनेट निकालने थे, मैंने आपको पूरी बातें यही समझा दी। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना किसे नहीं आता, हम लोग 3.4 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं भाई, यहाँ पर तो सबको आता है कि साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे क्या, सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं फाइंड ए का कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अब ए के लिए आपको कौन सी दो इक्वेशन लेनी है, ये दोनों इक्वेशन लेनी है, तो क्या करो, देखो एलिमिनेट कर लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन व्हाटएवर यू वांट, मैं सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा एलिमिनेट प्रेफर करती हूँ, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, नीचे वाली है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ऐड कर दो दोनों को, ये सब्ट्रैक्ट मतलब एलिमिनेट हो जाएंगे, 11x इज इक्वल टू 11, सो x आपको क्या मिल गया 1। ठीक है, x आ गया 1, y भी निकालना पड़ेगा, सो किसी में भी रख दो, लाइक सपोज हमने रख दिया इसमें, तो यहीं से आपका आ गया 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0। सो आपको x का क्या कोऑर्डिनेट मिला, सॉरी a का क्या कोऑर्डिनेट मिला, आपको a का कोऑर्डिनेट मिल गया क्या, पहले x लिखते हैं तो 1 और दूसरा y। समझ गए, ये आपको मिला ए का कोऑर्डिनेट। ओके, इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे बी के लिए, इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे सी के लिए। सो मैं ना आपको होमवर्क दे रही हूँ, क्या, बी और सी, ये आपका होमवर्क है, बी निकालना, सी आपका निकालना होमवर्क है। अब होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि क्लास खत्म होगी तब आप होमवर्क करोगे, नहीं, अभी आप नोट्स तो बना ही रहोगे ना, बिकॉज मैथ्स कोई देख के नहीं आ जाती है, सो नोट्स तो आप बना ही रहोगे। वीडियो को यहीं पर पॉज करिए, बी और सी निकालिए। ठीक है, निकाल लिया, अब हम क्या करते हैं, आंसर देखते हैं कि हमारा ए अगर सही हुआ तो बी और सी भी फिर सही आए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आया, तो ए आया 1 0, बिल्कुल सही, बी जिसने निकाला है उसका 3 माइनस 1 आ रहा होगा, और सी जिसने निकाला है उसका 2 और 5 आ रहा होगा। ओके, let's see this question number 3rd, students. Question is asking you, Jamila sold a table and a chair for rupees 1050. ठीक है, एक टेबल और चेयर को सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है कितने रुपए में, 1050 रुपीज में। कब बेचा जाता है, जब प्रॉफिट हो रहा हो टेबल पे 10% का और चेयर पे 25% का। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि अगर वो इसको ऐसे बेचती, लाइक टेबल पे 25% प्रॉफिट देती और चेयर पे 10% प्रॉफिट देती, तो उसको ये सब बेचने में मिलते 1065 रुपीज, यानी कि 15 रुपए का उसको प्रॉफिट होता। सो आप बताओ कि दोनों की एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, कौन दोनों, आपके चेयर और टेबल। ठीक है, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि टेबल की कॉस्ट है टी रुपीज
ठीक है, और चेयर की कॉस्ट है ₹c। ओके, इनिशियल लेटर्स है, हमने लेट कर दिया। अब हम स्टेटमेंट से अपनी इक्वेशंस को फ्रेम करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि अगर आपको टेबल पे 10% का प्रॉफिट मिलता है तो टेबल पे 10% का प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 1 + 10/100 मल्टीप्लाई बाय 2 टी प्लस, फिर आपको दोनों साथ में बेच रहे हो। फिर कह रहा है अगर उसने चेयर को 25% प्रॉफिट पे बेचा होता तो 1 + 25/100 सी, तो उसको टोटल कितने रुपए मिलते हैं? उसको मिलते हैं 1050 रुपीज। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अभी हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका 11/10t, ठीक है, प्लस यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे 125/100 आएगा, ठीक है। सो 125/100 5 से डिविजिबल है, ठीक है, 25 से भी डिविजिबल है, तो ऊपर आ गया आपका 5, ठीक है, और नीचे आ गया आपका 4। सी सॉल्व करके रफ में देख लो, मैं गलत नहीं लिख रही हूँ। ओके, ये हो जाएगा आपका 1050। अब और क्या कर सकते हैं इसको एक लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए, यानी कि इसका फ्रैक्शन पार्ट हटा दें, जो कोफिशिएंट फ्रैक्शन में है इनको हटा दो। सो आप ले लो इनका एक कॉमन मल्टीपल, लाइक 20 ले लिया हमने, 20 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने ऐसा किया आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 22t, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका 20 से तो ये हो गया 25c इक्वल्स टू 20, यहाँ पे किया तो ये हो जाएगा 21000, ठीक है। फिर से कर लो, देखो 20 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 0, आपके 2 0 तो ऑलरेडी आ गए, 2 5 10 और 2 1 2, ठीक है, सही आया। चलो, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालेंगे अपनी इक्वेशन 2 को दूसरे पार्ट ऑफ स्टेटमेंट से, जिसमें कह रहा है कि अगर उसने प्रॉफिट 25% टेबल पे कमाया होता, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिला? 1 + 25/100, यहाँ पे अब क्या आ गया? टी आ गया कि सी आ गया? टेबल, टेबल पे कमा रहा है, सो टी हो गया, प्लस आपका 10%, 1 + 10/100 किस पे? सी पे, और ऐसा बेचने पे उसको पैसे मिल रहे थे 1065, ठीक है। अब जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया वैसे हम नीचे सॉल्व करेंगे, तो देखो पूरी सेम स्टेटमेंट आएगी, ठीक है, यानी कि ये आएगा आपका 5/4t प्लस ये हो जाएगा आपका 11/10c और ये हो गया आपका 1065। अब हम कॉमन मल्टीपल 10 ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपको जो सेकेंड इक्वेशन मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है? वो आपको मिलेगी, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा 22c प्लस 25t और ये हो गया आपका 1065 मल्टीप्लाई 20, मल्टीप्लाई कर लो क्या आंसर आएगा? ये आ जाएगा आपका 2 5 10, 2 6 12 13, 2 1 2, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब बहुत ध्यान क्या देना है, मैंने आपको बताया कि जब लेटर्स जो वेरिएबल्स के साथ उनके नंबर्स लगे हैं वो इंटरचेंज हो रहे हो दोनों इक्वेशन में, जैसे कि यहाँ पे टी के साथ 25 है लेकिन यहाँ सी के साथ 25 है, यहाँ पे टी के साथ 22 है लेकिन यहाँ सी के साथ 22 इंटरचेंज हो रहा है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था कि सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो और उनसे जो इक्वेशंस मिलेंगे हम उससे सॉल्व करेंगे, तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो हम सेम वही प्रोसेस इस पैटर्न ऑफ इक्वेशन पे हमेशा अप्लाई करेंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 22 में 25 ऐड किया आपको मिला 47c, 25 में 22t ऐड किया आपको मिला 47t और इधर आपका 21300 है और वहां पे क्या था? 21,000 ऐड करोगे मिलेगा 42300। क्या ये डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल डिवाइड हो सकता है। 47 से डिवाइड कर डालो पूरी इक्वेशन को, c प्लस t, ये आपका हो जाएगा, देखो 9 7 जा 63, 9 4 36, 423, यानी कि ये हो जाएगा 900। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, चलो इतना सॉल्व कर लिया, अब आगे सॉल्व करते हैं। हमने क्या कहा? एक बार ऐड करेंगे, दोबारा में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। अब जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिला? आपको मिला यहाँ पे 3c, यहाँ पे मिला -3t और इधर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 21,000, वहां पे 21,000 था,
और यहाँ पे 21,300 है, तो ये आपको मिल जाएगा -300। ठीक है ना, ये पूरी इक्वेशन डिवाइड हो सकती है किससे, -3 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा t माइनस सी इज इक्वल्स टू 100 एंड दिस इज योर इक्वेशन 4। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल है, सामने ही दिख रहा है। अब आप कर सकते हो कि ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ऐड करने पे क्या मिला, देखो c और c का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, आपको मिला 2t इज इक्वल्स टू 1000, सो t इज इक्वल्स टू 500 चेयर्स, सॉरी टेबल्स। t कौन था, टेबल था, तो 500 आपकी क्या आ गई, टेबल्स आ गई। तो टेबल्स की जो कॉस्ट प्राइस थी, सॉरी हम लोग कॉस्ट प्राइस ले रहे थे ना, t रुपीज में था, ओके। तो यहाँ पे 500 टेबल्स नहीं है, यहाँ पे आपका हो गया 500 रुपीज, यानी कि t टेबल्स थी तो उसकी कॉस्ट हो गई 500 रुपीज। अब टी आ गया, कहीं पे भी इसमें पुट कर दो, चलो यही पुट कर देते हैं, सो सी हो जाएगा 900 माइनस 500 दैट इज 400 रुपीज। सो एक चेयर थी 400 रुपीज की। ठीक है, तो बस क्या करना था, क्वेश्चन को अच्छे से समझना था, उनकी प्रॉपर इक्वेशन फ्रेम करनी थी और उसको सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 4। इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। ठीक है, 12 आवर्स लग सकते हैं अगर आप 2 पाइप से स्विमिंग पूल को फिल कर रहे हो। तो हम मान लेते हैं एक आपका है पाइप 1 और दूसरा है आपका पाइप 2। ठीक है, और ये दोनों कितना टाइम लेंगे, 12 आवर्स। इफ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स, लिसन केयरफुली। अगर जो पाइप जिसका डायमीटर बड़ा है यानी कि मोटा पाइप है वो 4 घंटे ले रहा है, और जो पतला पाइप है वो 9 घंटे ले रहा है, तो खाली हाफ ऑफ द पुल भरता है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली, तो दोनों को अलग अलग कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है आपके वर्क एंड टाइम का। वर्क एंड टाइम में जब भी हमें क्वेश्चन निकालना होगा, जब भी आपको वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन दिया जाए, आपको हमेशा वहां पे काम निकालना होता है, चाहे वो 1 घंटे का काम हो, 1 साल का काम हो, 1 मिनट का काम हो। अब जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात घंटों की करी जा रही है, तो सबसे पहले आप ये निकालो कि 1 घंटे में पाइप 1 कितना फिल करता है, 1 घंटे में पाइप 2 कितना फिल करता है। ठीक है, सो वर्क डन बाय पाइप 1 इन एन आवर, कितना काम कर लेगा वो काम कर लेगा 1/P1। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पाइप जो P1 पाइप है वो, देखो कोई भी काम जो होता है, जो पूरा काम होता है वो क्या होता है, 1 ही तो होता है ना फ्रैक्शन में। भाई मैंने कहा कि मैंने तुम्हें 4 घंटे काम करने के लिए कहा है, अब अगर तुम 4 घंटे काम करके आओगे तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो गया, 1 हो गया ना। तो कोई भी काम जब पूरा होता है, लाइक हमने पूरा वर्क फिनिश कर लिया, मैंने कहा था कि आपको रूम साफ करना है, आपने पूरा रूम साफ कर लिया, तो आपका वर्क क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया, 1 हो गया, राइट। सो वही चीज है, अगर आप वर्क निकाल रहे हो 1 घंटे के लिए तो वो हो जाएगा 1/T1। सिमिलरली वर्क डन बाय P2 पाइप, यानी कि जो दूसरा वाला पाइप है, अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, P1 आपने बड़ा डायमीटर का पाइप लिया, P2 वो बाद में कंफ्यूजन क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इन एन आवर क्या हो जाएगा 1/P2। नाउ अब हम इसके आगे क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि P1 पाइप है जो इतना काम कर लेता है 1 घंटे में, P2 पाइप है जो इतना काम कर लेता है 1 घंटे में। तो इन लोगों को अगर हम प्लस कर दें, यानी कि इनके काम को प्लस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा कि भाई यही दोनों फिल कर रहे थे तो इन्होंने पूरा काम कर लिया। अब आप यहाँ देख रहे हो कि क्वेश्चन कह रहा है टोटल कितने आवर लगते हैं, 12 आवर्स लगते हैं। सो वर्क टाइम टेकन टू कंप्लीट द होल वर्क कितना हो जाएगा आपका। ना हमने क्या देखा कि दोनों के हमने काम निकाल लिए। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट टोटल काम करने के कितने लगते हैं, टोटल काम करने में आपको 12 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो आप देखो अगर आपको 12 आवर्स लग रहे हैं किसके लिए, पूरा 1 वर्क करने के लिए, मैंने बोला था, बताया था आपको कि अगर कोई वर्क कंप्लीट हो रहा है तो वो 1 होता है। तो अगर आप 12 आवर्स में 1 कंप्लीट वर्क कर लेते हो तो 1 आवर में कितना वर्क कर लोगे, 1 आवर में आप 1/12 वर्क कर लोगे। ठीक है, और 1 आवर के इन दोनों के काम हमने निकाले और यही दोनों लोग काम कर रहे हैं। सो नाउ यू कैन राइट डाउन दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप अपनी स्टेटमेंट फ्रेम करो कि पाइप P1 का काम और पाइप P2 का काम मिला के काम पूरा हो जाएगा, और वो पूरा काम होने में 1 घंटे में कितना पूरा काम होता है, वो होता है 1/2।
12। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको आप रब कर सकते हो बिकॉज ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे काम लेके चल रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे घंटे लेके नहीं चल रहे हैं, हम यहाँ पे काम लेके चल रहे हैं। हमने इनका भी काम निकाला कि 1 घंटे में कितना काम करते हैं, हमने P2 का भी काम निकाला कि 1 घंटे में कितना काम करते हैं, वैसे हम ये भी तो निकालेंगे कि 1 घंटे में टोटल काम कितना हो रहा है। तो आपको पता है टोटल 12 घंटे लग रहे हैं पूरा काम करने में, तो 1 घंटे का काम हो गया 1/12। मिल गई हमें यहाँ पे अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे का स्टेटमेंट पढ़ेंगे और नेक्स्ट इक्वेशन फ्रेम करेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप है अगर वो 4 घंटा लेता है, चलो हमने मान लिया कि P1 ही हमारा वो पाइप है जो लार्जर डायमीटर का है, ठीक। सो 1 घंटे में ये 1/P1 लेता है, तो 4 घंटे में कितना लेगा फिर? 4 घंटे में ये लेगा 4/P1। ओके, अब हम मान लेते हैं कि जो छोटा डायमीटर वाला पाइप है वो कौन है? P2 है, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये लार्जर है ये स्मॉलर है। ओके, अब बात करते हैं कि स्मॉलर डायमीटर कितना ले रहा है? 9 घंटे। तो 9 घंटे में कितना काम कर लेगा स्मॉलर वाला? 9/P2 कर लेगा, ठीक है। और कहा जा रहा है कि जब ये दोनों इस तरह काम करते हैं तो खाली हाफ पुल ही भरता है, यानी कि काम कितना होता है? सिर्फ आधा ही काम होता है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपके पास चॉइस है कि आप इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हो या एलिमिनेशन से, दैट इज अप टू यू। इनको सॉल्व करना है, P1 P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं आगे। मैं क्या करने जा रही हूँ? मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करने जा रही हूँ। सो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से बाय इक्वेशन 1 मैंने क्या निकाला? 1/P1 की वैल्यू, जो कि क्या हो जाएगी? 1/12 माइनस 1/P2। ये हो गई आपकी इक्वेशन थर्ड। मैं क्या करूंगी? अब इक्वेशन पुट कर दूंगी, पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड। ओके, तो यहाँ से आपको मिला 4 और 4 अपॉन क्या था? P1 था, तो P1 की जगह हम लिख सकते हैं 1/12 माइनस 1/P2, और ये हो गया आपका प्लस 9/P2, और इधर है आपका हाफ। अब इसे आप सॉल्व कर लो, आपको मिला 1/3 माइनस 4/P2 प्लस 9/P2 इज इक्वल्स टू 1/2। इसे आप सॉल्व कर लो, ये आपको मिला 5/P2, ठीक है, और इधर आपको मिला 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, P2 मिल गया आपको 30। अब P2 कौन था? P2 स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप था, तो इसका मतलब वो टोटल कितना टाइम लेगा भरने में? वो लेगा टोटल 30 आवर्स। ओके, नाउ व्हेन यू हैव फाइंड आउट P2, तो आपको पता ही है P1 कैसे निकालना है, सबको पता है। यहीं पे कहीं पुट कर दो, चलो यहाँ पुट कर लेते हैं बिकॉज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो 1/P1, ठीक है, ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/30। अब 12 और 30 का कॉमन मल्टीपल कौन हो सकता है? तो हम कोई भी कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, लाइक ले लेते हैं 360, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 30 जा, तो यहाँ आया 30, ये हो जाएगा 30 12 जा, यहाँ आ गया आपका 12, ठीक है। दिस इज 1/P1। आगे सॉल्व करें, सो 1/P1 ये हो गया क्या? आपका 8, ठीक है, और कितना? 18 हो जाएगा, और ये हो गया 360 से डिवाइड कर लो, आंसर आ गया 20। दैट मीन्स P1 कितना टाइम लेगा? बड़ा डायमीटर वाला जो पाइप है वो कितनी जल्दी भर देगा टैंक को? तो वो 20 आवर्स में भर देगा। जाहिर बात है कि उस वो मोटा है, उस चौड़ा है पाइप, तो पानी ज्यादा निकलेगा तो कम टाइम में भर जाएगा। पतले पाइप से पानी बहुत धीरे निकलेगा तो वो ज्यादा टाइम में भरेगा। ओके, तो ये था आपका कंप्लीट सोल्यूशन। अब वर्क इन टाइम के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। चाहे आपने इसे क्लास 8 से स्टार्ट होता है आपका वर्क इन टाइम, आपने 8th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, और ये अभी आप 10th में पढ़ रहे हो। तो ये क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझा करो। और ये मेरी टिप है, नोट समझ लो, चाहे आप जहां भी नोट्स बना रहे हो, हमेशा याद रखना, हमेशा काम निकालना और टाइम के रिस्पेक्टिव में। लाइक अगर आपसे 1 साल की बात करी जा रही है तो 1 साल में कितना काम हो रहा है ये निकालो। हमेशा काम को लेके चलना, कभी भी वक्त यानी कि टाइम को लेके मत चलना, ठीक है। आपको क्या करना है? काम लेके चलना है, इसी से आपका क्वेश्चन ज्यादा इजीली निकलेगा। और एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलोगे तो कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। बुक में आपके कैसे भी दिया हो, आपने किसी और ने कैसे भी समझाया हो, आप एक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो कि हाँ हमको ये समझ में आ रहा है, ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम इसी को फॉलो करेंगे, आंसर आएगा। हो सकता है आपके बुक में इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से निकाला गया हो, या हो सकता है आप किसी और से पढ़े, आपका स्कूल टीचर किसी और तरीके से आपको पढ़ाए, बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, आप इसे ही फॉलो करो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के लिए, स्पेशली वर्क इन टाइम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे स्टार्ट हो रही है आपकी एक्सरसाइज 3.4। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ के साथ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस, ठीक है।
आपको मतलब पहले तो ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद आपको रेशियो निकालना है जो दो ट्रायंगल फॉर्म्ड होंगे इन दोनों इक्वेशन से, एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ। ओके, तो चलो सबसे पहले हम इनका ग्राफ बनाएं। अब ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। सो हम बनाते हैं सबसे पहले इसके लिए एक टेबल, ठीक है। सिर्फ दो दो कोऑर्डिनेट बनाएंगे, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा y। चल अब ले लो, मान लो x ले लिया हम लोगों ने, 2 ले लेते हैं, ठीक है, बड़े नंबर लेते हैं। तो x अगर 2 लोगे तो y क्या हो जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, बिकॉज 2 2 4 और 4 माइनस हुआ 6 से 2 आ गया। अब x ले लो 3, जब x 3 ले लोगे तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 0, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट मिल गए, सबसे पहले इनको ड्रॉ कर ले, 2 2 और 3 0, ठीक है। चलो यहाँ पे सबसे पहले ब्लैक कलर चूज कर ले। ओके, ये आपका हम ले लेते हैं y एक्सिस है, ठीक, ये ले लेते हैं x एक्सिस है। आपको पहला कोऑर्डिनेट कौन था, 2 2 था, तो 2 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 2, और दूसरा क्या था, दूसरा था 3 0, ठीक है। सो ये है आपका 3 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। सो दिस इज 3 0। अब हम यहाँ से दो लाइन ड्रॉ कर, यहाँ पे दो लाइन ही, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर हमने लाइन ड्रॉ करी तो आपकी लाइन कुछ ऐसे आएगी। ओके, अब मेरे पास रूलर नहीं है, प्लीज इग्नोर कर देना, लाइन ऐसे कुछ आएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रीवियस दूसरे सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं। दूसरे सोल्यूशन का मतलब, अभी तो आपने एक लाइन को प्लॉट किया ना, अभी तो हमें दूसरी भी लाइन प्लॉट करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है आपकी लाइन, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट इससे भी ढूंढ लेते हैं, ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा y, ठीक है। चलो अब x अगर 0 ले लिया, ठीक है, मान लो हमने 0 ले लिया, तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 2। उसके बाद x अगर हम ले लेते हैं -1, ठीक, -1 लिया है हम लोगों ने, तो -1 ले लोगे तो ये हो जाएगा -2, ठीक। अब अगर ये -2 हो गया, इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आएगा y का 0, ठीक है। सो हमेशा पहले मेंटली ही सॉल्व कर लो। मुझे कैसे पता -1 पे 0, मुझे पता नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि हाँ अगर ये वैल्यू ले लेंगे ना तो y की डिजिट थोड़ी छोटी आएगी। तो आपको जो अपने कोऑर्डिनेट्स रखने हैं ना, वो 0 1 2 3 4 बस इनके बीच में ही रखने। ऐसा मत वैल्यू लेना कि कोऑर्डिनेट x ले रहे हो 0 तो y ले रहा आ रहा है 10, ऐसा नहीं, बिकॉज कितना बड़ा ग्राफ बनाओगे फिर। ओके, तो हमें ग्राफ को अपना छोटा रखना है। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर लेते हैं, 0 2 और -1 0, ठीक है। लेट्स चेंज द इंक। ओके, पहला आपको मिला 0 2, सो 0 x का है और 2 y का है, सो ये एक कोऑर्डिनेट हुआ 0 2, और दूसरा है -1 0, तो -1 यहाँ है और 0 यही हो जाएगा। सो ये आपको नेक्स्ट कोऑर्डिनेट मिला -1 0। एक बार फिर से चेक कर ले, यस सही है। अब इनसे एक लाइन बनेगी आपकी, वो होगी कुछ ऐसी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमारे दो लाइन से दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल आपका ये बन रहा है। सो लेट मी शो यू बाय हाईलाइटिंग इट कि कैसे ट्रायंगल्स बन रहे हैं आपके। तो देखो, एक आपका ये बन रहा है, इतना सा ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा आपका बन रहा है ये ट्रायंगल, लाइक ये पूरा यहाँ से लेके ये आपका जो पूरा पोर्शन है, दिस इज द अनदर ट्रायंगल। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के क्या निकालने हैं, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के निकालने हैं रेशियो, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले तो आप ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो हम निकालने जा रहे हैं, लाइक फर्स्ट ये ट्रायंगल मान लेते हैं, दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज सेकेंड ट्रायंगल। सो लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। सो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। अब आपको पता है ट्रायंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला हमें कौन सा यूज करना होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, सो जब हम ट्रायंगल 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस क्या हो गया, देखो 1 2 3 और 4। तो 4 इनटू हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई आपकी 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 2 4, ये हो गया आपका 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ठीक है। सो फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। अब ट्रायंगल 2 की बात करें तो इसकी बेस क्या है, 1 2 3 4, यानी कि 4 हो गया यूनिट, ठीक है। हाइट की बात करें तो हाइट आप देख रहे हो 1 2 3 4, ये हो गया 4 हाइट भी। अब इसको आप डिवाइड कर लो, आपको क्या मिला, 8 स्क्वायर यूनिट। हमें क्या निकालना था, दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो निकालना था, तो रेशियो निकाल लो, ये हो जाएगा 8:2, यानी कि 4:1 आपका आंसर, और यहाँ पे है भी, ठीक है। इसके साथ आपसे क्वेश्चन ने और क्या पूछा था, इसके साथ आपसे क्वेश्चन ने रेशियो पूछे थे,
और क्वेश्चन ने बोला था कि सॉल्व भी करो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया उसमें हम देखें कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो इन लोगों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो। तो सामने हमें दिख रहा है कि हाँ भाई एक पॉइंट है जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दैट इज दिस। यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या है 1 और इधर से आप देखो y का कोऑर्डिनेट क्या है तो 4। ठीक है, सो 1 4 इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द टू पेयर ऑफ इक्वेशन। तो x की वैल्यू हो गई 1 और y की वैल्यू हो गई 4। तो हमने सॉल्व कर लिया अपने पूरे क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिटरमाइन करना है क्या, ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, आपको ट्रायंगल की वर्टिसेस को डिटरमाइन करना है बाय दीज लाइंस, यानी कि आपको तीनों पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, आपको ग्राफ पे अपने तीनों की लाइन ड्रॉ करनी है एंड उसके बाद आपको बताना है कि इन तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टेक्स क्या है। वर्टेक्स क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे तीनों लाइंस के, बट फिर भी हमें ड्रॉ करना है। देखो पहली लाइन है आपकी y इक्वल टू एक्स। अब इसके लिए अगर आप ग्राफ मतलब प्लॉटिंग करोगे, ठीक है, दो पॉइंट भी ले लेते हो तो x अगर 1 हुआ तो y 1, x अगर 0 हुआ तो y 0। आराम से दो पॉइंट मिल गए, चलो इसको प्लॉट कर लो 1 1 और 0 0। ठीक है, चलिए कोशिश करेंगे सारे पॉइंट्स हम क्या लें, सारे पॉइंट्स हम पॉजिटिव लें। सो ये हो जाएगा आपका x एक्सेस और ये हो जाएगा आपका, सॉरी वो y था, ये x एक्सेस हो गया, सो x और ये हो गया y। सो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 और इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। पहला हमें कोऑर्डिनेट क्या लिया, पहला हमने कोऑर्डिनेट लिया 0 0, दूसरा हमने कोऑर्डिनेट लिया 1 1। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है 3y इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, इसका बना लेते हैं 3y इज इक्वल्स टू एक्स। तो अगर 3y इज इक्वल्स टू एक्स के लिए बनाते हैं दो कोऑर्डिनेट, तो देखो जब y आपने 0 लिया तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये x है ये y है, यहाँ पे भी ये x है ये y है। ओके, तो जब आपने y 0 लिया तो x क्या हो गया, 0 हो गया। और जब आपने x 1 लिया तो y 1 लिया, y को 1 ले लो तो x क्या हो जाएगा, इन दैट केस ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब इसको प्लॉट कर लो, इसको प्लॉट करोगे यानी कि 0 0 3 1। ओके, लेट्स चेंज द कलर, 0 0 3 1। तो 0 0 तो आपका यही है, ठीक है, 0 0 तो यही हो गया। 3 और 1, 3 1 कौन सा हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, फिर से चलते हैं बैक। अब आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 के लिए भी ड्रॉ करना है, कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट ढूंढ लो, इसके लिए ढूंढोगे दो कोऑर्डिनेट। तो भाई देखो जब हम x लेंगे 4 तो y क्या आएगा, 4 आएगा। जब हम x ले लेंगे 5 या 5 नहीं भी लेते हैं, चलो 5 भी ले लेते हैं, तो y क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपके 4 4 एक कोऑर्डिनेट मिला और 5 3 एक कोऑर्डिनेट मिला। अब इन्हें भी प्लॉट कर लो। ठीक है, 4 4 और 5 3। सो 4 4 आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये हो गया, और 5 3 कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, ये हो गया। ओके, अब इनसे क्या होने वाले, इनसे हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। सो अगर हम लाइन, देखो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगी, मुझे पक्का पता है कि ग्राफ सही नहीं बनने वाला बिकॉज लाइंस को स्ट्रेट होना पड़ेगा। सो मैं आपका क्या कर रही हूँ, जो मेरे पास ग्राफ पहले से अवेलेबल है मैं उससे देख के आपका ग्राफ बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बिकॉज अगर मैंने कोऑर्डिनेट्स, अगर मैंने लाइन गलत बनाई, जाहिर है आपके कोऑर्डिनेट्स गलत आएंगे, आपका आंसर गलत आएगा। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे बनना है, जब आप स्ट्रेट लाइन इन दो कोऑर्डिनेट से ड्रॉ करोगे ना, तो वो एक स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होगी, वो 8 वाले से पास होगी। ठीक है, और x के कहाँ तक पास होगी, वो x के भी 8 से ही पास होगी। अब 8 तो यहाँ पे है भी नहीं, दैट मीन्स ये कहीं बाहर से जाएगा। ओके, ऐसी इसकी लाइन बनी। उसके बाद रेड वाले की ड्रॉ करते हैं। तो जब रेड वाले की ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी ओरिजिन से निकल रही है और ये आपकी स्ट्रेट लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेगी कहाँ पे, 6 वाले पे। ठीक है, तो ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिला। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, ब्लैक कलर वाली लाइन है, यानी कि इनसे तो ये जो लाइन है ये आपकी आके, अगर आपने प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ किया है तो ये जो लाइन है ना ये आपको आके मिलेगी यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट पे 4 वाले पे। ठीक है, सो हमारा एक ट्रायंगल बना, कौन बना ट्रायंगल, ट्रायंगल आपका बना ये वाला। ठीक है, दिस इज अ ट्रायंगल, ये पूरा पोर्शन आपका ट्रायंगल है। अब इसके साथ ही साथ आप वर्टेक्स देख सकते हो कि इसके सारे वर्टेक्स आपको क्लियरली विजिबल हैं। जैसे मैंने कि इस वर्टेक्स की बात करूं तो ये हो जाता है 4 4, इस वर्टेक्स की बात करूं तो ये हो जाता है 6 2, और इस वर्टेक्स की बात करूं तो ये हो जाता है 0
0। सो आपने ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल के वर्टेक्स लिख लिए, ठीक है। अब मुझे ग्राफ देखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करूंगी तो ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स गड़बड़ हो जाएंगे। ओके, सो डोंट थिंक कि मैम को भी देखना पड़ रहा है, मैम को सिर्फ लाइन के लिए देखना पड़ रहा है ताकि आपका ग्राफ परफेक्ट बने। ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ ही प्लॉट करने हैं। 3 लाइंस आपको दी गई हैं, ठीक है, 3 लाइंस की इक्वेशंस दी गई हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो 3 लाइंस की इक्वेशंस आपको प्रोवाइड करी गई हैं। आपको क्या करना है, इनसे जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो देखो x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 5, ये लाइंस तो ड्रॉ की जा सकती हैं, बहुत नॉर्मल है। x इक्वल्स टू 3 यानी कि x पे जो 3 कोऑर्डिनेट होगा, जो पॉइंट होगा, उस पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो y के पैरेलल। x इज इक्वल्स टू 5 यानी कि x लाइन पे जो 5 होगा उस पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो y के पैरेलल। ये हो गया x इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 5। लेकिन अगर हमें 2x माइनस वाई माइनस 4 के लिए कुछ ड्रॉ करना है तो इसके लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स ढूंढने होंगे, ठीक है। यानी कि x को वैल्यू रख के y को निकालना। तो x मैं पहले रख रही हूँ 0। जब हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आपकी क्या आई, -4 आई। और उसके बाद दोबारा मैं क्या रख रही हूँ, x की वैल्यू 2 रख रही हूँ। तो जब x की वैल्यू आपने 2 रखी तो आपने देखा 4 माइनस 4 0 हो गया, यानी कि y की वैल्यू इन दैट केस क्या आ गई, 0। तो दो कोऑर्डिनेट मिले हमें, 0 -4 और 2 0। अब इनसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ मैंने आपके लिए ऑलरेडी बनाया ले लिया हुआ है, बस मैं आपको बता देती हूँ कि देखो ये हो जाएगी x इक्वल्स टू 3। लेट मी चेंज द कलर वरना आपको दिखेगा नहीं। ओके, सो ये हो गई आपकी x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन, ये हो गई x इज इक्वल टू 5 वाली लाइन, और ये हो गई आपकी वो दूसरी लाइन। अब ये कैसे ड्रॉ किया, उन दो कोऑर्डिनेट से। जब आपने 2 लिया था यानी कि 2 लिया तो y 0 आया था, तो एक कोऑर्डिनेट आपका ये था, और जब आपने 0 लिया था तो y 4 आया था, तो ये दो, इन दो कोऑर्डिनेट से आपने लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब बात आ रही थी तीनों लाइंस ड्रॉ करने के बाद हमें क्वाड्रिलेटरल मिलना था, तो क्वाड्रिलेटरल कौन सा था, वो एक्स एक्सिस के साथ मिलना था। तो जो एक्स एक्सिस के साथ क्वाड्रिलेटरल मिलना था वो ये क्वाड्रिलेटरल है। यानी कि अगर हम डार्कर शेड लिख के देखते हैं कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, तो ये एक कोऑर्डिनेट हुआ, ये एक कोऑर्डिनेट हुआ क्वाड्रिलेटरल का, ये हुआ और ये हुआ। अब आप फॉर्मूला जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब ये क्वाड्रिलेटरल है कैसा, ये क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपेजियम टाइप का, है ना। ये दोनों लाइंस क्या है भाई, ये पैरेलली तो है, एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है। 3, ये x इक्वल्स टू 3 और ये भी y एक्सिस के पैरेलल, दोनों आपस में पैरेलल है, तो क्वाड्रिलेटरल हुआ कि एक्चुअल में ये है एक ट्रेपेजियम। एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, एरिया होता है हाफ बेस 1 प्लस बेस 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो अगर हम फिगर में देखें तो बेस 1 यानी कि अगर ये है तो ये 5 है, बेस 2 की बात करें तो ये यहाँ से 3 है, और हाइट की बात करें तो 3 और 5 के बीच में आपका 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, तो ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गया, आपको मिला आंसर 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो सारा कमाल किसका था, सारा कमाल ग्राफ का था। ग्राफ का आपने प्रॉपर ड्रॉ कर लिया, और अगर आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि ट्रेपेजियम याद है तो फिर आपका आंसर आना ही आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स है एंड 4 पेंसिल बॉक्सेस हैं वो कितनी है, 100। ओके, यानी कि अब ये आपके क्वेश्चन ग्राफ के नहीं है। सो आपको 4 पेन्स और 4 पेंसिल बॉक्सेस की कॉस्ट दी गई है 100। तो सबसे पहले एज्यूम करो भाई, देखो मैं प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी बिकॉज वो आप कर सकते हो। तो मैंने मान ली पेन की कॉस्ट है, एक पेन की कॉस्ट x और एक पेंसिल की कॉस्ट है y। सो अगर हम इस पूरे फर्स्ट पॉइंट से यहाँ तक की स्टेटमेंट फ्रेम करें तो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसे थोड़ा सा और रिफ्रेम कर लो, क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ठीक है। यहाँ से हटा दो, ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं। आगे बढ़ो, 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन, 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन मतलब कि 3x, ओके, इज 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, यानी कि 3x इज 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स विच इज y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे सॉल्व करते हो। अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे सेकेंड ना मान के इसे रीफ्रेम कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या होगा, सो एडिंग इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब आपने ऐसा किया तो आपके ये y वाला टर्म एलिमिनेट हो गया, आपको मिला 4x इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो यहाँ से आपको x मिला क्या, यहाँ से आपको x मिला 10। ओके, तो x मिल गया आपको 10 रुपीज, यानी कि जो पेन की कॉस्ट है वो 10 रुपीज है। अगर पेन की कॉस्ट 10 रुपीज है तो यहाँ से निकाल लो कि y कितना हो गया, y हो जाएगा आपका 15 रुपीज। ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो पेन की जो कॉस्ट है वो आपकी 10 रुपीज है, वाई की जो पेंसिल की कॉस्ट है दैट इज 15 रुपीज, और यहाँ पे आपकी ए दोनों आपकी इक्वेशंस भी गिवन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटरमाइन एल्जेब्रिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइन। अब ये क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। क्वेश्चन 2 था कि 3 था, आई थिंक दोनों में से कोई एक था, जिसमें हमने ये देखा था कि 3 वर्ड है, मैंने प्रॉपर बताया भी था। तो आपको क्या करना है, मैं फिर से बता दी, सॉल्व नहीं करूंगी बट मैं आपको बता देती हूँ कि मान लो कि ये ए बी है, ये आपका बी सी है और ये आपका सी ए साइड है। ठीक है, तो ये इन दोनों को जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कॉमन है बी, तो आपको मिलेगा बी। ठीक है, और उसके बाद कलर चेंज कर ले। इन दोनों को जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे यानी कि ये दोनों, तो यहाँ पे कॉमन क्या है सी, तो आपको मिलेगा सी। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कॉमन है ए, तो यहाँ से मिलेगा ए का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे मिलता क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू, वो हो जाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जब इनसे एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी तो बन जाएगा बी का कोऑर्डिनेट, इनसे एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी तो वो सी का कोऑर्डिनेट, और इन दोनों से एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी तो वो ए का कोऑर्डिनेट। मिल जाएंगे आपको तीनों वर्टिसेस ट्रायंगल के। तो इसे आप अभी वीडियो को पॉज करके यहीं पे सॉल्व करिए। ठीक है, अभी आपको करना है ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये चीज सही बताई है कि नहीं। अब अगर आपने कर लिया है तो चलिए आंसर देख लें। तो इसके 3 वर्टिसेस है 1 0 2 3 एंड 4 2। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हियर आपको क्वेश्चन में बोला है कि अंकिता एक लड़की है जो ट्रैवल करती है टोटल 14 किलोमीटर, लेकिन उसमें भी वो दो चीज से ट्रैवल करती है, एक पार्ट रिक्शा से, दूसरा पार्ट बस से। ठीक है, अब ये कोई इक्वल बराबर डिस्टेंस पे नहीं है, ना ही इनकी स्पीड बराबर होती है, डिपेंड करता है कि वो कब ज्यादा रिक्शा से ट्रैवल कर रही है, कब कम कर रही है। ओके, जैसे यहाँ पे दो कंडीशन डिस्कस करी गई है। एक कंडीशन में इस बारे में बात करी गई है जिसमें कह रहे हैं आधा घंटा लगता है अगर वो 2 किलोमीटर रिक्शा से चल ले और बचा हुआ डिस्टेंस बस से चल रहे। ओके, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये दी गई है जिसमें कहा गया है कि उसको 9 मिनट ज्यादा लगते हैं पुराने वाले कंडीशन से। इस कंडीशन में वो 4 किलोमीटर रिक्शा से चल रही है और रिमेनिंग डिस्टेंस चल रही है बस से, 9 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो अगर यहाँ पे हाफ एन आवर लगता है मतलब यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट्स लग रहा है। तो यहाँ पे 9 मिनट ज्यादा लग रहा है मतलब टाइम कितना लग रहा है, 39 मिनट्स लग रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आ गई कि भाई यहाँ पे किसका डिफरेंस की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है, निकालना क्या है आपको, निकालना है स्पीड। अब निकालना है स्पीड है तो सबसे पहले एज्यूम स्पीड को ही कर लो, है ना। स्पीड एज्यूम करनी है कि भाई जब वो रिक्शा से चलती है ना तो उसकी स्पीड रहती है x किलोमीटर पर आवर। ओके, और जब वो बस से चलती है तो उसकी स्पीड रहती है y किलोमीटर पर आवर। इतना आपने एज्यूम कर लिया। ये आपको कहाँ से हिंट मिली, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के मिली कि भाई यहाँ पे पूछ रहा है वो स्पीड। अब स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड ही तो एज्यूम करनी पड़ेगी। अगर वो x किलोमीटर पर आवर चलती है रिक्शा से, ठीक है, तो 14 किलोमीटर में कितना वो रिक्शा से चलेगी, कितना वो बस से चलेगी, अब हमें ये भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है उसमें कह रहे हैं 2 किलोमीटर रिक्शा से चलती है। अगर 2 किलोमीटर रिक्शा से चलती है, स्पीड है उसकी आपके x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और डिस्टेंस है आपका 2 किलोमीटर, तो टाइम कैसे आएगा, टाइम क्या हो जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से मिला कि 2/x आवर लगेगा अगर वो रिक्शा से चल रही है। तो बचा हुआ डिस्टेंस वो किससे चलेगी, बस से चलेगी। बस से कितना लगेगा भाई, देखो y है तो y से कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस था 14 में 2 किलोमीटर रिक्शा से चल लिया तो बचा हुआ डिस्टेंस हो गया 12। तो 12 किलोमीटर उसने किससे चला, बस से चला, तो घंटे कितने लगे, 12/y, यहीं से ऐसे ही निकाला हमने। सो आपको टोटल कितना लगा, 30 मिनट्स लगे। 30 मिनट्स में है, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे क्या हो जाएगा, 30/60। सो इतना प्लस इतना हो जाएगा 30/60 के बराबर।
समझ में आई हम इक्वेशन कैसे फ्रेम कर रहे हैं? चलो अब हम इसको इरेज करते हैं क्योंकि ये सब तो था आपको समझाने के लिए। ओके, अब हम लिखते हैं अपनी प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर इक्वेशन जिसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या बनाई? फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फर्स्ट बनाई कि 2/x आवर लगेगा रिक्शा से चलने में, प्लस 12/y आवर लगेगा हमें बस से चलने में, और दोनों से चलने में जितना टोटल घंटा लगता है वो लगता है 30/60, और इसे कह लो 1/2। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, दूसरी कंडीशन पे आ जाओ। कह रहे 4 किलोमीटर रिक्शा से चल रही है, तो जब 4 रिक्शा से चलेगी तो घंटे कितने लगेंगे? 4/x। रिमेनिंग बस से चल रही है, रिमेनिंग कितना बचा? 10 बचा, क्योंकि टोटल 14 किलोमीटर है, तो घंटे कितने लगे बस से? 10/y। दोनों में पूरा टाइम कितना लगा उसको घर पहुंचने तक? उसको लगा 39 मिनट्स। तो 39 मिनट्स मतलब 39/60। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो एक तरीका ये है कि 1/x 1/y को मान लो, अगर तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, बिना कुछ एज्यूम के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम एज्यूम कर लेंगे कि भाई लेट 1/x है u के बराबर एंड 1/y है किसके बराबर? v के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका 1/x है ना, इसको रिप्लेस कर दो u से। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है क्या हो जाएगी? 2u प्लस 12v इज इक्वल टू 1/2। क्या हो जाएगी? 2u प्लस 12v इज इक्वल टू 1/2। ओके, इसको थोड़ा सा रीफ्रेम कर लो। ये क्या हो जाएगा? 4u प्लस 24v इज इक्वल टू 1। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, इसी तरीके से हम अपनी दूसरी इक्वेशन को रिप्लेस कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 4u प्लस 10y इज इक्वल टू 39/60। हमें मिला 4u प्लस 10v इज इक्वल टू 39/60। अब ये डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है, 13/20। इसको भी थोड़ा सा रिफ्रेम कर लो। क्या मिला आपको? आपको मिला 80u। ठीक है, ये हो गया आपका 200v, और ये हो गया आपका 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब हम क्या करें? अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, या तो एलिमिनेशन लगा लो या सब्स्टिट्यूशन लगा लो। मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई 4u की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो तो ज्यादा आसान है। तो हम यहाँ से निकालने जा रहे हैं 4u की वैल्यू। 4u की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 24v। ठीक है, अब यहाँ पे उठा के इसको कर दो पुट। जब आपने पुट किया तो देखो 4u की वैल्यू है ना, तो दैट मीन्स 20 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको लिख सकते हैं ना, 20 इंटू 4u। क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 1 माइनस 24v प्लस 200v इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसको इरेज कर दो, ये तो आपको समझाने के लिए था। अब आप ब्रैकेट को कर लो मल्टीप्लाई। ये हो गया 20, ये हो गया माइनस करो, माइनस लगा दें, ये हो जाएगा आपका 480v प्लस 200v इज इक्वल टू 13। ओके, इसको आप और सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा? 20 में 13 माइनस किया, आपका आ गया 7। इन दोनों को सॉल्व करके भेज दिया इधर, ये आ गया 280v। ठीक, यहाँ से आपका v क्या बन गया? v बन गया 1/40। बट ये v अल्टीमेटली था क्या? ये था 1/y। सो 1/y इज इक्वल टू 1/40। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आया? y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। और देख रहे हो आंसर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। ओके, अब हमने y निकाल लिया, तो हम क्या निकाल सकते हैं? x निकाल सकते हैं। उसके लिए आप उठा के यहाँ कहीं भी वैल्यू पुट कर दो, या आप u निकाल लो और u को रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो हम u निकाल लेते हैं, या चाहो किसी में भी रख दो, नो प्रॉब्लम। y निकल आया, x में इसमें से फर्स्ट सेकेंड में रख दो, आंसर तब भी आएगा। चलो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4/x प्लस 10/40 इज इक्वल टू 13/20। यही तो है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया आपका 4/x 13/20 माइनस 1/4। ये क्या आएगा? एलसीएम आया आपका 20, तो ये हो गया 13 माइनस 5। तो आपका आंसर आया 4/x इज इक्वल टू 8/20। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 10। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो x आ गया 10 किलोमीटर पर आवर और y आ गया आपका क्या?
40 किलोमीटर पर आवर। सो x किसकी डिस्टेंस, किसकी स्पीड थी, x थी रिक्शा की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, और बस की स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 7। यहाँ पे कह रहा है अ पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर, मतलब पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, बोट को रो कर रहा है, चला रहा है, कितने किलोमीटर पर आवर पे, 5 किलोमीटर पर आवर पे, इन स्टिल वाटर, takes thrice as much time in going 40 kilometer upstream as in going 40 kilometer downstream। ठीक है, find the speed of the stream। ओके, तो यहाँ पे बात करी जा रही है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की। सो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज व्हाट इज y किलोमीटर पर आवर। जब आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर होगी तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो सबको पता होगा, डाउन स्ट्रीम में प्लस कर देते हैं। तो भाई स्टिल वाटर की स्पीड है 5 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है आपकी y, तो ये हो जाएगा 5 प्लस y, क्या आगे किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या अपस्ट्रीम निकाल लो। अपस्ट्रीम में क्या करते हैं, अपस्ट्रीम में माइनस करते हैं, तो हो जाएगा 5 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो पर्सन है जब वो स्टिल वाटर में रो कर रहा है, बोट चला रहा है, तो उसको जो वक्त लग रहा है वो 3 गुना ज्यादा, टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ओके, अब तुम्हें डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता है और तुम्हें पता है कितना डाउन स्ट्रीम किलोमीटर में है, डिस्टेंस क्या है डाउनस्ट्रीम की, वो 40 है। सो टाइम कितना हो जाएगा, लगा दो अपना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो डाउनस्ट्रीम टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम कितना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, जब डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी दी गई है 40, स्पीड है आपके पास 50 प्लस एक्स। ओके, एंड इसी तरीके से टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम की डिस्टेंस क्या है 40 और स्पीड है 5 माइनस 6। सो अब हमारे पास दोनों टाइम आ गए हैं, हमें क्या करना है, हमें दोनों टाइम के जो कंडीशन यहाँ दी गई है ना कि भाई एक जो है वो दूसरे का 3 गुना है, तो कौन किसका 3 गुना है, क्वेश्चन कह रहा है जितना टाइम अपस्ट्रीम जाने में लगता है वो 3 गुना है डाउनस्ट्रीम का। ठीक है, सो हम अपने क्वेश्चन का कहा मानेंगे कि भाई डाउनस्ट्रीम का 3 गुना है कौन, अपस्ट्रीम। सो 345 प्लस एक्स, ये 3 गुना है किसका, डाउनस्ट्रीम का, और किसके बराबर है, अपस्ट्रीम के बराबर। ठीक है, तो 40 40 कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3x, ये आपका हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू आ गया 2.5 किलोमीटर पर आवर, और x ही आपसे पूछा गया था। ठीक है, आंसर चेक कर लो, आंसर सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8, अ मोटर बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का है, इन 7 आवर्स। ओके, इट कैन ट्रैवल 20 किलोमीटर 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द बोट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो सबसे पहले मान लो कि भाई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है y। ठीक है, अब जब दोनों लोग डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो डाउनस्ट्रीम के लिए इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर। अब ये दोनों किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। ओके, अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड इतनी है, ठीक है, चलो अच्छा पहले अपस्ट्रीम भी निकाल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से फॉलो करेंगे, एक साथ लिखेंगे। सो अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स, यानी बात किसकी करी जा रही है, टाइम की करी जा रही है। तो हमें इन दोनों स्पीड और डिस्टेंस से टाइम निकालना है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगा, फिर उसको अपस्ट्रीम में लगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम में टाइम उसको कितना लगा, डाउनस्ट्रीम गया वो 28 किलोमीटर, तो 28 अपॉन एक्स प्लस वाई, और ऐसा करने में कितने घंटे लग रहे, 7। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन।
करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया तो घंटे कितने लगे, 21 अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, और रिटर्न किया तो भाई जितना जाएगा उतना ही तो रिटर्न कर रहा है। सो 21 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, इतना घंटे लगे डाउनस्ट्रीम में और दोनों मिला के लगता है टाइम 5 आवर्स। आ गई आपकी दो इक्वेशन। अब इसे आपको सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सो मैं तो अपना वही मेथड यूज करूंगी जैसे मैंने लास्ट में किया, एक्स माइनस वाई को मान लूंगी कि भाई 1/x माइनस वाई है u और 1/x प्लस वाई है v। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट 1/x minus y is equals to u and 1/x plus y is equals to v। अब चेंज करो इक्वेशन तो ये हो जाएगा 30u plus 28v is equals to 7। ठीक है, तो 30u plus 28v is equals to 7, इक्वेशन नंबर थर्ड। और इसी तरीके से आपकी दूसरी बन जाएगी क्या, 21u plus 21v is equals to 5। तो 21u plus 21v is equals to 5, ये हो गई इक्वेशन 4। ठीक है, अब आपके पास दो रास्ते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, दैट इज अप टू यू। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे कुछ कॉमन ले ले, लाइक जैसे 21 और 30। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, आई थिंक इसे एलिमिनेशन से करना ज्यादा इजी रहेगा, सब्स्टिट्यूशन में तो काफी मतलब फ्रैक्शन में आंसर आएगा और सॉल्व भी नहीं होने वाला है। सो हम करते हैं इसे एलिमिनेशन से। सो कौन सा वाला कॉमन ले ले, कौन सा वाला हटाना है मतलब, तो हम हटाते हैं इस u को। ओके, सो अगर आपको u को हटाना है तो आप क्या करो, u को हटाने के लिए 30 और 21 का कोई कॉमन मल्टीपल ढूंढो। सो 30 और 21, ठीक है, कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से डिविजिबल, तो 10 और 7 आ गया। ठीक है, अब 10 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 73 यानी कि 210। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे किससे करें मल्टीप्लाई, यहाँ पे 210 लाने के लिए 7 से कर दें, यहाँ पे किससे करें, यहाँ पे 210 लाने के लिए 10 से कर दें। तो अब जो हमारी नई इक्वेशन मिली वो क्या है, 210u प्लस 7 8 56, 7 2 14, 14 प्लस 5 196v इज इक्वल्स टू 49। दूसरी आपको क्या मिल गई, 210u, ये आपका हो जाएगा 210v इज इक्वल्स टू 50। ओके, अब इनको कर दो भाई सब्ट्रैक्ट, ऊपर वाले को करो सब्ट्रैक्ट। ऊपर वाले को करने से क्या होगा, ये पॉजिटिव आएंगे आपके, इसलिए मैंने कहा। तो 210 में से आपने 196 किया, आपका आंसर क्या आएगा भाई, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 9 गया 1, 14v और यहाँ आया 1। सो v क्या आ गया, v आ गया 1/14। ठीक है, बट अल्टीमेटली v है क्या, v हमने माना है 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/14। सो यहाँ से आपको क्या मिला कि भाई x प्लस वाई जो है ना वो 14 है, एक आपको ये मिला, भी आंसर नहीं मिला है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ v मिल गया है तो अब हम निकालें u को। ओके, तो चलो इरेज करो इधर का पार्ट, बिकॉज और तो हमारे पास शीट है नहीं एक्स्ट्रा, तो इसी में करेंगे हम। चलिए इरेज करके ये वाला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, स्काई ब्लू कलर ले लेते हैं। चलो अब हमें यहाँ पे मिला कि भाई v जो है ना वो 1/14 है, तो उठा के रखो किसी एक में। आई नो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है बट रखना तो पड़ेगा ही, है ना। सो ये आपका क्या है, यहाँ पे रख देते हैं। सो 21u प्लस 21 मल्टीप्लाई 1/14 इज इक्वल्स टू 5। ठीक, so ये हो गया 3 से 7 से डिविजिबल, ये हो गया ये 21u इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3/2। अलग सॉल्व करो कहीं क्या आएगा, 5 माइनस 3/2 ये हो जाएगा 7/2। 7/2 आंसर आ गया, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। ओके, अब u आपका क्या है, 7 से, देखो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा 21, तो 7 से इसने डिवाइड कर दिया तो u आ गया आपका 1/6। बट u एक्चुअल में था क्या, u था 1/x माइनस वाई। ठीक है, सो 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/6। तो यहाँ से आपको दूसरी इक्वेशन क्या मिली कि भाई x माइनस वाई जो है वो 6 के बराबर है। ठीक है, अब ये जो तुम्हें दो इक्वेशन मिली हैं, अब आपको इनको सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या करें, दोनों को ऐड कर दें। देखो ऐड करोगे तो क्या होगा, 2x इज इक्वल्स टू 20, यानी कि यहाँ से आपको निकल के आया कि जो x है वो क्या है, 10 होगा। ठीक है, सो आ भी रहा है 10 किलोमीटर। और अगर x 10 है तो इन्हीं में से किसी में रख लो भाई, यहाँ पे मान लो रख देते हैं x 10, तो y क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर। सो आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो क्वेश्चन लेंदी था
बट अगर सही करते जाओगे, कैलकुलेशन सही होगा, तो एट लास्ट आंसर आना ही आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 9। इसमें कह रहे हैं 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन हो रहा है। अब 2 डिजिट का नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, हमेशा क्या मानना है कि लेट द 2 डिजिट नंबर बी। ठीक है, अब 2 डिजिट का नंबर एक्स वाई मत मान लेना, ऐसे नहीं माना जाता है। हमेशा 2 डिजिट का नंबर आपका कैसे माना जाता है, बी 10x+y। ओके, ऐसे ही मानना है आपको, 10x+y। अब इसमें कह रहे हैं कि 2 डिजिट का नंबर ऑब्टेन कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई करके सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या कह रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन डिजिट्स के जो सम है वो क्या है, आपको x+y को जब आप मल्टीप्लाई, भाई 2 डिजिट्स कौन है, x और y, इनका जब आप सम करते हो, ठीक है, और इसे 8 से मल्टीप्लाई करते हो एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5। ठीक है, सो आप जब इसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको मिलता है 2 डिजिट का नंबर। तो एक हो गई ये कंडीशन। ठीक है, फिर इसको मान लेते हैं फर्स्ट। उसके बाद कह रहा है 2 डिजिट का नंबर आपको तब भी मिलता है जब दूसरी कंडीशन फॉलो होती है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि मल्टीप्लाई कर दो इनके डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स को 16 से। सो इनके डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स क्या हो जाएंगे, x माइनस वाई, इसको मल्टीप्लाई करो 16 से और इसमें ऐड कर दो 3, तो दूसरी इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, इक्वेशन बन गई, अब इनको सॉल्व कर दो। ओके, सो अभी हम पहले इसको प्रॉपर लगाते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम लगाते हैं प्रॉपर, तो ये हो जाएगा 8x 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 10x+y। ठीक है, इसको और सॉल्व किया, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से 2x। ठीक है, 8y उधर गया तो आपको मिला -7y इज इक्वल टू -5। ये आपको मिली एक प्रॉपर इक्वेशन, इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इसे सॉल्व कर लिया, चलो इस वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे आपको क्या हो जाएगा, 16x माइनस 16y प्लस 3 इज इक्वल टू 10x+y। तो इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आपको क्या मिला, 17y, इसको इधर ले जाएंगे, -6x इज इक्वल टू 3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन 4 है आपके पास, इक्वेशन 3 है, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका x और y मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है नंबर, तो एक्स वाई मिलने के बाद यहाँ पे रख देना, तो आपको मिलेगा आपका नंबर। अब इतनी इक्वेशन सॉल्व करवा चुके हैं कि ये काम तो आप खुद से कर सकते हो, बट बाद में नहीं करना है, अभी करना है। ठीक है, वीडियो यहीं पे पॉज करिए, दोनों इक्वेशंस को अपनी कॉपी में लिखिए, इनको देखिए सॉल्व करके कि एक्स और वाई क्या आ रहा है। ठीक है, चलो जिन्होंने मेरी बात मान के सॉल्व कर लिया है उनके लिए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है 83। इसका मतलब आपका x आया है 8 और y आया है 3। ठीक है, जब हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया उन दोनों इक्वेशन को, तो x 8 आया, y 3 आया, तो उस हिसाब से आपका नंबर बनता है 83। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट half the full fare, but the reservation charges are the same on a half ticket as on a full ticket। मतलब चाहे आप फुल टिकट लो चाहे हाफ टिकट लो, आपके रिजर्वेशन के जो चार्ज हैं वो सेम है, लेकिन जो टिकट की कॉस्ट है, हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। ठीक है, यानी कि अगर फुल फेयर आपका x रुपीज है, तो हाफ टिकट के लिए क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, बट रिजर्वेशन का चार्ज वो हाफ और फुल के लिए सेम ही है। ओके, चलो तो हम यहाँ पे मान लें कि जो कॉस्ट है टिकट की क्या है, वो x है, और रिजर्वेशन का जो चार्ज है वो क्या है, y है। ओके ओके, on a reserved first class ticket from station A to B cost ₹2530। मतलब अगर आप पूरी सीट रिजर्व करते हो, फर्स्ट क्लास टिकट लेते हो ए से बी की तरफ जाने के लिए, तो आपको पूरे पैसे 2530 रुपए देने पड़ते हैं। चलो यहीं पे आ गया बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की। जब आप एज्यूम कर लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, कि जब हम पूरा टिकट ले रहे हैं और पूरा रिजर्वेशन तो लेना ही लेना है, उसके साथ आपको टिकट के पैसे देने हैं, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, आ जाएगा 2530। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आगे पढ़ो तो कह रहा है कि वन रिजर्व फर्स्ट क्लास, यानी कि रिजर्व क्लास आपकी फर्स्ट है, एंड वन रिजर्व हाफ क्लास। तो भाई जब आपने रिजर्व एक क्लास ली और साथ ही साथ इसके हाफ क्लास ली, तो हाफ क्लास का फेयर कितना हो गया, x/2। लेकिन रिजर्वेशन चार्ज तो सेम ही रहेगा, रिजर्वेशन चार्ज तो यहाँ कह दिया गया था कि हाफ और फुल टिकट के लिए दोनों के लिए सेम है, वाई ही रहेगा।
सो इन दिस केस उसको कितना पैसा देना पड़ रहा है, उसको देना पड़ रहा है 3810 रुपीज। ओके, सो ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब आपने दोनों इक्वेशन प्रॉपरली फ्रेम कर ली। क्वेश्चन ने कहा कि भाई फुल फर्स्ट क्लास फेयर बताओ ए से बी जाने का और रिजर्वेशन के चार्जेस बताओ, यानी कि आपको फुल का पता है क्या है एक्स, तो जनरल मतलब बहुत नॉर्मल भाषा में अगर हम बोले तो हमें सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू को पता लगाना है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3810। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सेकेंड वाली हटा देते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा लो भाई, यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू हो क्या जाएगी, लेट्स सी, यहाँ से आपकी y की वैल्यू हो जाएगी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 2530 माइनस एक्स, इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो 3/2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2530 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3810। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करोगे आपका क्या आएगा, 3/2x प्लस 2x, नॉट प्लस क्योंकि ये आपका माइनस है, तो ये हो जाएगा -2x। ओके, इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ये हो जाएगा 5060 इज इक्वल्स टू 3810। इसे अभी हमें आगे और सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। सो आपका यहाँ पे आ गया -x/2 सॉल्व करने पे, और इधर आपको करना पड़ेगा सॉल्व। ओके, हाँ इधर आपको करना पड़ेगा 3810 से -5060 को, लेट्स चेक इट, सही लिखा है जी। चलिए अब हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये होगा -x/2, यहाँ माइनस में आपका आएगा 5 और ये हो गया 12 और ये हो गया 1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2500 रुपीज, यानी कि फुल जो आपका कॉस्ट था, फेयर था, वो था 2500 रुपये। अब आपको रिजर्वेशन भी निकालना है। सो रिजर्वेशन के लिए आपको पता ही है कि y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी 2530 माइनस x, यानी कि 2500, दैट इज 30 रुपीज। ओके, सो दोनों आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक साड़ी को सेल किया जा रहा है 8% प्रॉफिट पे और स्वेटर को 10% डिस्काउंट पे, और इस पे आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1008 रुपीज। चलो पहले इतना ही हम पोर्शन लिख लेते हैं। तो प्रॉफिट पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, डिस्काउंट में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो सभी को पता है। स्वेटर है और साड़ी है, अब देखो दोनों का एस एस ले लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो साड़ी का कॉस्ट मान लो एक्स, स्वेटर का कॉस्ट मान लो वाई। सो जब आपका प्रॉफिट लगेगा तो आपको क्या मिला, 1 + 8/100x। सम करने पे, क्योंकि भाई दोनों के मिला के पैसे दे रहे हो, तो ये यहाँ पे लग रहा है डिस्काउंट, तो आपको 1 - 10/100 करना होगा, y इज इक्वल टू 1008। ओके, देखो प्रॉफिट में ऐड होता है तो 1 में ही ऐड करेंगे, डिस्काउंट में माइनस होता है तो 1 में भी माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये हो गई आपकी पहले पार्ट ऑफ इक्वेशन। आगे की कंडीशन पढ़ो, कह रहे अगर 10% उसने प्रॉफिट लिया होता किस पे, साड़ी पे। ठीक है, 10% प्रॉफिट लिया होता, यानी कि 1 + 10/100x, और 8% डिस्काउंट लिया होता स्वेटर पे, यानी कि 1 - 8/100y, तो उसको पैसे मिलते 1028। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगी, इसे आप सॉल्व करेंगे, और कौन से मेथड से करेंगे वो भी आप ही जाने, आपको किससे करना है। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से लगाओ, चाहे एलिमिनेशन से लगाओ, लेकिन यहाँ पे जो हार्ड वर्क करना है ना वो आपको ही करना होगा, क्योंकि पेपर आप दे के आने वाले हो। प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, मुझे तो पेपर देना नहीं है ना। चलो, तो आप इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, प्रॉपर इस इक्वेशन को सॉल्व करो, और अगर अब आपने सॉल्व कर लिया है, मेरी बात मानी है, तो हम देखते हैं एक्स और वाई की वैल्यू क्या आई। तो एक्स की वैल्यू आई आपकी 600, यानी कि जो साड़ी थी वो 600 रुपए की थी, और जो स्वेटर था वो कितने का था, 400 रुपीज का था। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि सुजान ने इन्वेस्ट किए हैं कुछ अमाउंट ऑफ मनी इन 2 स्कीम्स, 2 स्कीम्स में, विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% per annum and 9% per annum, okay, respectively. She received rupees 1860 as annual interest. However, had she interchanged the amount, अगर उसने अपने पैसे का जो अमाउंट, यानी ए में, जिस स्कीम में ए में जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, अगर वो बदल दे, यानी कि वो उतना अमाउंट बी में डाल दे और बी वाला अमाउंट ए में डाल दे,
तो उसको 20 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है पुराने वाले अमाउंट से। ओके, सो पुराना अमाउंट था ये, अगर 20 रुपए ज्यादा मिलेगा तो कितना मिलेगा, 1880 रुपीज। तो कितना अमाउंट उसने दोनों स्कीम में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। सो दो स्कीम्स हैं, पहले वाले में उसने जो पैसे लगाए, मान लेते हैं कि हम ए स्कीम में लगा रही है अभी एक्स रुपीज और बी में लगा रही है क्या, वाई रुपीज, फर्स्ट कंडीशन के लिए। सो अगर एक्स रुपीज लगाए हैं कितने, 8% पर एनम पे, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी इंटू आर इंटू टी। सो पी है एक्स, आर क्या है 8, टी क्या है 1, बिकॉज पर एनम साल भर के लिए, अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट। दूसरे स्कीम का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1/100। दोनों में इंटरेस्ट का जो सम है वो है 1860 रुपीज। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो हम इसे कह सकते हैं 8x/100 9y/100 इज इक्वल टू 1860। ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई कर लो, सो 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 18600, आगे तीन, दो जीरो मतलब 3 जीरो ऑल टोटल। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब क्वेश्चन सेकंड पार्ट में कह रहा है अगर वो अपने अमाउंट को इंटरचेंज कर दे, मतलब अब क्या कर दे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब वो 8 के साथ आ जाएगा y, 9 के साथ आ जाएगा x, और अमाउंट कितना था, अब इसे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1880। सो दो जो जीरो इसमें लगे हैं वो दो जीरो इसमें भी लग जाएंगे। सो ये हो गए आपके दो इक्वेशन। अब देखो इसके लिए मैंने एक तरीका बताया था, आई थिंक मैं थर्ड फोर्थ टाइम आपको बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है। दोनों को ऐड करो, थर्ड इक्वेशन मिलेगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, फोर्थ इक्वेशन मिलेगी, और थर्ड और फोर्थ से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो अब आप इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, अपनी कॉपी उठाइए, अपना पेन उठाइए, इसे सॉल्व करिए, एक्स और वाई की जो वैल्यू आई है लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने किया है तो आपको पता होगा कि स्कीम ए में उसने 12,000 रुपए लगाए थे, यानी कि एक्स आया आपका 12,000 रुपए, और स्कीम बी में उसने लगाए थे 10,000 रुपए। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 13। इसमें कहा जा रहा है कि विजय हैड सम बनानास एंड ही डिवाइडेड देम इनटू टू लॉट्स। ओके, उसने उसे दो लॉट्स में डिवाइड किया। ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 बनानास। ठीक है, लेट्स सी दिस क्वेश्चन 13 स्टूडेंट। यहाँ पे कह रहा है विजय के पास कुछ बनानास हैं, ठीक है, और उसने उसे दो लॉट्स में डिवाइड किया, ए और बी में। जो फर्स्ट लॉट था उसमें उसने कैसे बेचा, उसने बेचा 3 बनाना 2 रुपए के। तो अगर 3 बनाना 2 रुपए के हैं तो एक बनाना कितने का हुआ, 2/3 रुपीज का। ओके, उसके बाद सेकेंड स्लॉट में उसने क्या किया, सेकेंड स्लॉट में उसने रुपए 1 रुपीज पर बनाना के बेचा, और उसे टोटल मिलते हैं 400 रुपीज। ओके, सो फर्स्ट स्लॉट यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, ये बना। तो अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया है कि ए में उसने क्या बेचा, एक बनाना 2/3 रुपए का बेचा। सो ये हो गया आपका एक्स के साथ। ठीक है, एक्स मान लेते हैं, ए में जो बनानास थे, यानी ए में जो रुपीस थे, ठीक है, वो क्या थे, एक्स थे। ठीक है, टोटल एक्स बनाना थे, जिसमें 3 बनाना उसने इस पे बेच दिए, और सेकेंड लॉट में जो ₹1 में उसने बनाना बेचे, वो कितने बनाना बेचे, वाई बनाना बेचे। तो ये टोटल मिले उसको 400 रुपीज। ठीक है, यानी कि टोटल एक्स बनाना थे, तो अगर एक वो 2/3 का बेचेगा तो एक्स कितने बेचेगा, 2/3 मल्टीप्लाई एक्स। अगर वो सेकेंड लॉट से हर बनाना को 1 रुपए में बेच रहा है, तो अगर सेकेंड लॉट में वाई बनाना हुए तो उसने सारे बनाना कितने के बेचे, वाई रुपीज के। तो यहाँ से मिली आपको फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से सेकेंड बनाते हैं। आगे बात कर रहा है कि अगर उसने सोल्ड किया होता फर्स्ट लॉट में 1 रुपए में पर बनाना, तो फर्स्ट लॉट में टोटल एक्स बनाना थे, अगर हर बनाना को वो 1 रुपए में सोल्ड करेगा तो कितने हो गए, एक्स रुपीज हो गए। और सेकेंड लॉट से उसने जो बनाना सोल्ड किए वो 4 रुपए में 5 बनाना, तो एक बनाना कितने का किया, 4/5 का। अब टोटल वाई बनाना है सेकेंड लॉट में, तो 4/5 वाई रुपीज हो गए। ठीक है, अब इन दोनों को बेचने के बाद उसको टोटल कितना मिला, उसको टोटल मिला 460 रुपीज। बन गई आपके दो इक्वेशन। आपको करना क्या है, इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, चलिए
सॉल्व कर लेते हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ से निकालने वाली हूँ x की वैल्यू। सो x आ जाएगा 460 माइनस 4/5 y, इसे मान लेती हूँ इक्वेशन थर्ड और उठा के रख दूंगी पुट थर्ड इक्वेशन, ठीक है, इन फर्स्ट, ठीक है, थर्ड को उठा के फर्स्ट में रख देंगे। तो अब देखते हैं क्या आता है, 2/3x, ठीक है, x क्या निकाला हमने, 460 माइनस 4/5 y, ओके, प्लस क्या था, y इज इक्वल्स टू 400, प्लस y इज इक्वल्स टू 400, ओके। अब इसे सॉल्व करना बचा है, इसे मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा, डिवाइड तो होना से रहा 3 से, तो आपका ये मल्टीप्लाई ही होगा, तो ये हो जाएगा 920/3, इसे कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8/15y प्लस y इज इक्वल्स टू 400, ओके। आगे सॉल्व करो, ये हो जाएगा 920/3, इसे सॉल्व किया, आपको क्या मिला, -7/15y इज इक्वल्स टू 400, ठीक है। लेके चले जाओ 920/3 को उस साइड, इधर आपका है -7/15y, आप इधर लेके आए 400 माइनस 920/3, इसे सॉल्व करोगे आंसर आएगा -120, नहीं -120 नहीं आएगा, ये हो जाएगा आपका, लेट मी सी, 2 4, हाँ, तो ये हो जाएगा 1200, ओके, 1200 माइनस, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये आपका हो जाएगा 1200 माइनस 920/3, और कुछ गलत किया है, यस, 15 यहाँ पे आपका पॉजिटिव बड़ा होगा तो ये आपका प्लस में रहेगा, नॉट माइनस, ये प्लस में होगा, ओके। सो 7/15y आपका 400 माइनस 920/3 आया, इसे आप सॉल्व कर लो तो आपको फाइनल क्या मिला, आपको फाइनल मिला 7/15y इज इक्वल्स टू 1200 में 920 माइनस किया, आपको मिलेगा 280/3, ओके। सो 7 से आपका ये 280 डिवाइड होता है 40 टाइम्स, 3 से आपका 15, सो y आ गया आपका क्या, y आ गया 200, ठीक है। अब y क्या था, 200, बात किसकी हो रही है, हाँ, बात हो रही है बनाना की, तो y है 200 बनाना, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने थे, ठीक है। सो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रखेंगे तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 460 माइनस 4/5 मल्टीप्लाई 200, ये आपका है 40, सो x की वैल्यू क्या आ गई, 460 माइनस 160, दैट मीन्स x आ गया आपका 300। सो टोटल बनाना की बात हो रही थी, तो टोटल बनाना कितने हो जाएंगे भाई, x मतलब फर्स्ट लॉट में, ए लॉट में उसने 300 बनाना रखे, ठीक है, और बी लॉट में उसने 200 बनाना रखे, सो टोटल उसके पास थे 500 बनाना, ओके। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पे सॉल्व करना है, आंसर आप देख रहे हो 500 ही आ रहा है। सो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज का, हम लोगों ने सारी एक्सरसाइजेस को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। एंड मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने जिन क्वेश्चंस में मैंने इक्वेशंस बना के दी थी और कहा सॉल्व कर लीजिए, अभी अगर आपने वो नहीं सॉल्व करी हैं, कहीं नोट करके रखी हैं, तो अब आपका सेशन कंप्लीट हो गया, प्लीज उन इक्वेशंस को सॉल्व करो, अपने आंसर्स को मैच कराओ, ठीक है। बिकॉज ये जो चैप्टर है ना, ये टोटल आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस चलो कर तो लोगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इतने बड़े हो कि कर लोगे, बट अगर आप इसको करोगे नहीं तो जो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड है वो मेंटेन नहीं होगी, और फिर आप इस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लोगे, ठीक है। सो आप क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करिए, अपनी स्पीड को बढ़ाइए, बिकॉज स्पीड बहुत मैटर करती है। पेपर मैथ्स का ना बहुत छोटा आता है, ना इतना लेंदी आता है कि आप, आपके लिए टाइम कम पड़ जाए, बट आपको अपनी स्पीड को फास्ट रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन एक्यूरेट भी होना चाहिए और कैलकुलेशन फास्ट भी होना चाहिए, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली विद द प्रैक्टिस, ओके। सो आज के इस सेशन में हमने जो भी डिस्कस किया है, अगर आपको उसमें कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, कहीं कोई डाउट रह गया है, सो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो। नेक्स्ट सेशन में या कभी भी आपका कोई रिवीजन का सेशन हुआ तो मैं उन क्वेरीज को नोट करती हूँ, मैं उन क्वेश्चंस को नोट करूंगी, ताकि आपके उस रिवीजन और डाउट सेशन में मैं उन क्वेश्चंस को पुट करूँ, सॉल्व करूँ, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।